इसमें कैसे हैप्पीनेस देखोगे? ऐसे लड़ाइयाँ छिड़ गई थी इंडिया और पाकिस्तान की। वो शिशुपाल की माँ को ना भगवान कृष्ण ने एक वचन दिया था, तो उसने कहा ठीक है बुआ, मैं इसकी ना 100 गलतियां माफ करता हूँ। यहाँ मोदी जी ने किसी की माँ को वचन दिया है क्या? मोदी जी जो तुम अपोजिशन में बैठ करके जो इतनी घटिया सोच रखते हो ना, तो तुम लोग सुधर जाओ भाई। तुम अपने बच्चों को वहां जंग में भेज करके देखो, तब आप कहना कि भाई जंग होनी चाहिए। हमने बचपन में कभी डिप्रेशन वर्ड भी नहीं सुना था, क्योंकि हमने एक शब्द सीख लिया है और हम उसका इस्तेमाल कहीं करना चाहते हैं। हमेशा यह सुनने की आदत है, चाहे आप राम को देख लो, चाहे आप कृष्ण को देख लो, वो कारागार में पैदा हुए हैं, वो वनवास में गए हैं। आप जो बोलते हैं वो हो जाते हैं। आपको कभी भी नेगेटिव शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे LOC लग जानी चाहिए कि किसी भी घुसपैठिए को मैं अंदर नहीं आने। बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया है सर। हम सब ना ओवर पेरेंटिंग करते हैं। मोबाइल हम में से किसने दिया बच्चों को? हमने दिया। हम उन बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन तो वो आसमान में होता है, जिस दिन लॉस होता है वो इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको। हुआ रस, मैं कौन हूं जो मैं उसको सुधारना चाहता हूं? कोई चढ़ाई पे रिक्शा वाला जा रहा है, आप उसके पीछे गाड़ी लेके जा, कंटिन्यूअसली हॉर्न। आपको दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी के कारण दिखाई दे रहे हैं। आप क्या करें, तो इस समय का सदुपयोग क्यों नहीं करते? हमारा कोई पॉडकास्ट ही लगा दें तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई ज्ञान की बात मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है, लेकिन अगर हैप्पीनेस नहीं है ना, अगर आप खुश नहीं हो, तो उस सब का कोई फायदा नहीं है। बेचारा साइकिल पे अपने बच्चे के लिए एक बंदा एक छोटी सी साइकिल लेके जा रहा था, तो उसका बच्चा खुश हुआ और वो भी खुश हुआ। लेकिन आज अगर आपके फादर आपको बड़ी सी गाड़ी भी गिफ्ट कर दे तो भी आप खुश नहीं हो। आपकी लालसा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो भैया कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें? इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने इनवाइट किया है दोबारा से सर को, क्योंकि सर का टॉपिक इतना हॉट है, हैप्पीनेस। नरेश जी, थैंक यू सो मच सर, आपने दोबारा हमें इतना क्रूशल आपका टाइम दिया, और खुद तो आप बहुत हैप्पी हो ही हो, हमारी ऑडियंस को भी बहुत हैप्पी कर रहे हो। तो सर सीधा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हैप्पीनेस कहाँ गायब हो रही है? भाई कोई सुरंग है जहाँ पे हैप्पीनेस मिल जाए तो हम भी वहाँ चले जाए। तो सर हैप्पीनेस कहाँ गायब हो रही है, इसी चीज़ पे क्वेश्चन है सर मेरा पहला। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे दोबारा से आमंत्रित किया। और मैं तो एक फ़र्क लगातार देख रहा हूँ। पहली बार जब मैं आया था तो मेरा आपसे इंटरेक्शन भले ही कम था, परंतु जो हमारी बीच में बातें हुई थी, तो उस दौरान मैंने देखा था कि आपके मन में कुछ व्यथा थी, कुछ दुख था, कुछ आपके अंदर थोड़ी-थोड़ी नेगेटिविटी थी। पर आज जब मैं आपसे दोबारा और काफ़ी देर से आपसे मेरी इंटरेक्शन हुई, मेरी मुलाकात हुई और भी आपके दोस्तों के साथ मैं मिला, तो मैं समझता हूँ कि मेरी धारणा आपके प्रति बदल गई है। जो मैं आपके प्रति चाहता था वो आपने साबित करके दिखाया। उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हैप्पीनेस कहाँ की सुरंग में चली गई है, तो मैं समझता हूँ बेईमानी है। तो वो हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल स्काई इज़ द लिमिट। मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से स्टार्ट करूँगा, जैसे कि मेरी आदत है। बुजुर्गों के चरण में जब झुकाकर माथ रखा था, मैं घर से दूर था लेकिन आशीष साथ रखा था। मेरे आंगन बरसती रहमतें मुझको बताती है, कभी उन कांपते हाथों ने सर पे हाथ रखा था। बात है। तो दोस्तों, आज राहुल जी ने मुझे बुलाया और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा पॉडकास्ट, आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा। इतने सारे कमेंट्स आप लोगों ने दिए और उनका मैंने बखूबी आपको आंसर भी दिया है, और निश्चित रूप से आगे भी कोई ऐसी बात होगी तो हर समय मैं आपके साथ उपलब्ध रहूँगा। अब आप अपनी बात। सर बात करते हैं डिप्रेशन। ये स्टार्ट कहाँ से होता है सर? हमने बचपन में कभी डिप्रेशन वर्ड भी नहीं सुना था, लेकिन आज के टाइम पे किसी को छोटी मोटी बात, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ सर। मेरे एक क्लाइंट है, उनको GST का नोटिस आया, 6-7 लाख रुपए की डिमांड आ गई।
थोड़ा सा जीएसटी के टॉपिक पे चला गया मैं, और उनका छूटते ही कमेंट पता है क्या था, राहुल भैया मैं तो डिप्रेशन में आ गया। नो व्हाट इज दिस यार। जी। तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? छोटी सी बात भी हो जाती है तो बंदा डिप्रेशन का वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता उनको, कितना बड़ा वर्ड है डिप्रेशन, लेकिन उन्होंने इसको एक बस ये लगा लिया, जरा सा भी दुख आया आई एम इन डिप्रेशन। तो सर ऐसा क्यों? राहुल जी, आपने बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया, और आपने उत्तर भी साथ ही दिया, बट इसको अब केवल समझने की बात है। सर समझाने के तो आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपके तरीके जो समझाए ना आपने पिछले पॉडकास्ट में, वो सर सीधा यहाँ है। वेरी नाइस। डिप्रेशन, क्योंकि हमने एक शब्द सीख लिया है और हम उसका इस्तेमाल कहीं करना चाहते हैं, मात्र इतनी सी बात है। एक डिप्रेशन शब्द सीख लिया, अरे भाई जीवन है, क्या हम अपना जीवन को कैसे जीना चाहते हैं? क्या हम ऐसा चाहते हैं कि जब हम घर से निकलें तो सारी बत्तियां हरी मिले? क्या क्या, क्या मिल भी जाए तो क्या उस लाइफ का, उस जीने का कोई मकसद है? इफ अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपके पास कोई चुनौतियां नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सुलझाने के लिए, तो पशुओं के समान आपका जीवन हो जाता है। तो कोई नोटिस आया है, आपने कोई गलती नहीं की है, कोई पूछने का अधिकार ही क्या चाहते हैं कि सरकार या कोई दूसरा आदमी हम पे कोई क्वेश्चन ही ना कर पाए? आपको एक नोटिस दिया कि इसकी हमें व्याख्या करें, ये बताएं ये कैसे किया है, सो सिंपल। अब उस चीज को अगर मैं इतना भयंकर रूप से ले लूं, अरे भाई मेरे को नोटिस कैसे आ गया, आपसे केवल सच्चाई, अच्छाई की ही उम्मीद की जाती है, और यदि आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़े, आज के युग में हो सिर्फ इतना ही रहा है। हम इन शब्दों को जान गए हैं, सीख गए हैं, परंतु इनका मतलब नहीं जानते। मतलब तो सिर्फ इतनी सी बात है, अरे भाई आपके पास नोटिस आ गया, भाई मैं किस लिए हूं, मेरे को भी तो आपने डिप्यूट किया है ना। अगर आपके पास मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आएगी, मेरे को कोई आंसर ही नहीं देना पड़ेगा, कल को तो आप कहोगे मेरे को सीए की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक तो बात है। आपको क्या कहना है, क्या समझाना है, ठीक है, मैं इस बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं आपकी भी बुक्स देख लेता हूं, मेरे ख्याल से हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, फिर भी मैं अपना जो उत्तर है उनको सबमिट कर देता हूं। उसके बाद भी उन्हें कोई अगर आपत्ति होती है तो फिर मैं दोबारा से उनको सबमिट कर दूंगा, तो वो आपके इतने आश्वासन से ही ठीक हो जाएगा। वास्तव में ये डिप्रेशन नहीं है, वास्तव में हम लोग क्या करते क्या है, हम लोगों को एक हमेशा यह सुनने की आदत है, हमेशा ये सुनना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मुताबिक हो, जो कि कभी नहीं हो सकता। चाहे आप राम को देख लो, चाहे आप कृष्ण को देख लो, वो कारागार में पैदा हुए हैं, वो वनवास में गए हैं। किसी भी आप भगवान की बात करें, भगवान महावीर स्वामी एक राजा के पुत्र होने के बाद वो लोग सब कुछ छोड़ करके चले गए। और आप गौतम बुद्ध की बात करें, सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध की भी बात करें, तो वो भी सब कुछ राजा के पुत्र होने के बाद भी। तो आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं ये समझता हूं, क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कुछ भी हमारे मन मुताबिक ना हो? ये सांचा ये किसने बनाया है? ये हमने अपने आप ही बनाया है कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। ये कभी किसी के हिसाब से नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा है ना, तू वो करता है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। अगर तू चाहता है कि वो हो जो तू चाहता है, तो करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो होगा वो जो तू चाहता है। तो निश्चित रूप से यदि आप इतनी सी बात पे घबरा जाते हैं, तो ये छोटी सी बात है, ये इतना सा बात है कि कोई बच्चा या जरा सी आपको ठोकर लग गई, तो उसमें तो फिर भी चोट लगने की संभावना है, एक नोटिस आने में क्या दिक्कत है? तो हम लोग अक्सर इन बातों को बहुत बड़े में ले लेते हैं। इतने हम आराम परस्त हो गए हैं, इतने हम यस मैन को स्वीकार भाव इतना हो गया है कि हमारे सामने कोई भी बात गलत ना हो। गलत भी नहीं है वो बात, हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम सरकार को, हम अपने जो भी हमसे कोई बात हमारे अपोनेंट में खड़ा है वो हमसे बात जाने। इसीलिए तो हम रिटर्न्स भरते हैं। उसमें क्वेश्चन आ गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम उसको इतनी बड़ी बना लेते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। और वो भी जब आपके एक आंसर के साथ आप उसका देखो ना, कितनी आपने अभी बोला भी, एक छोटी सी आपने कहा ठीक है जी मैं देख लेता हूँ, हैंडल कर लेता हूँ, उसी टाइम उसका डिप्रेशन खत्म। क्या डिप्रेशन को इतना छोटा सस्ता सी चीज लगा रखा है? वही मैं कह रहा था, उसको मेरे को भी मन में नहीं आया। इसलिए कोई डिप्रेशन, ये डिप्रेशन नहीं होता, ये लोग बोलते हैं। और मैं ये कहता हूँ, आप जो बोलते हैं वो हो जाते हैं।
इसलिए अपने शब्दों का चुनाव ना बड़ी सुंदरता के साथ बड़ी केयरफुली करना चाहिए। आपको कभी भी नेगेटिव शब्दों नो, को नहीं use इस्तेमाल करना। नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके यहाँ कोई नेगेटिव शब्द आता है ना, तो यहाँ पर इंडो पाक का जो है ना आपका बैरियर, आपका वो यहाँ पे एलओसी लग जानी चाहिए कि किसी भी घुसपैठिए को मैं अंदर नहीं आने दूंगा। तो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार या नेगेटिव वर्ड, जैसे आपने कहा डिप्रेशन हो जाता है, तो इन वर्ड्स को ना अवॉइड करना चाहिए। हम जैसा बोलेंगे, जैसा जिएंगे, वैसा हो जाएंगे। ये वीडियो सर उन्हीं को भेजूंगा जिन्होंने ये वर्ड बोल रखे हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है सर अब ना, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सर मेरे बच्चे में भी आ गया है। या मेरे लिए तो ये लाइफ स्किल्स है सर जो आप दे रहे हो, एंड दैट टू पूरी जनता को भी दे रहे हो सर। बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ गया है। अगर आज मैं उनको किसी भी चीज़ के लिए रिपेंट करता हूँ तो दे टेक इट अदरवाइज, वो उसको नेगेटिव में लेते हैं सर। उसको कैसे ठीक करें सर, मतलब बच्चे को कैसे समझाएं, भाई हम तेरा भला चाहते हैं यार। तो सर इस पे कुछ ज्ञान दीजिए। देखिए, ये हमारी पिछली बार भी बात हुई थी। हाँ। हम सब ना ओवर पेरेंटिंग करते हैं। हाँ, ओवर पेरेंटिंग करते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि बच्चे रोबोट की तरह काम करें, जबकि इन 800 करोड़ पीपल जो लोग जिस अर्थ के ऊपर है, सबके माइंड्स अलग अलग हैं, सबके थंब इम्प्रेशन अलग हैं। पर हम पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो चिड़चिड़े भी ना हो, वो कुछ ना करें, वो हम चाहें तो उनका रिमोट हमारे हाथ में हो, हम वो खुश रहें। अरे भाई, खुश रहेंगे वो, कई बार उस चिड़चिड़ेपन में भी खुशी होती है उनको। क्या चाहते हो आप कि मेरा बच्चा हमेशा मुस्कुराता ही रहे? जैसे सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज वो फास्ट फूड खाने की जिद कर रहा है, राइट। मैंने एक दिन खिला दिया, हाँ। 2 दिन खिला दिया, अब डेली तो नहीं खिलाना ना सर। तो नहीं। कैसे समझाएं सर? यस, देखिए, मैं फास्ट फूड पे बाद में आऊंगा। ठीक है। जनरली मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मेरा बच्चा मोबाइल के साथ बहुत ये भी एक बहुत बड़ा एडिक्टेड है। क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोगों का ये होता है। उसके बाद हम फास्ट फूड, और मेरे ख्याल से वो भी कवर उसी में हो जाएगा। मोबाइल हम में से किसने दिया बच्चों को? हमने दिया। वो नहीं जानता था। मान लिया हमारी मैडम है, वो हम ये चाहती हैं कि भाई मैं खाना बना लूं या ठीक से कोई और काम कर लूं, तब तक ये बच्चा मेरा मोबाइल देख ले। तो अब वो धीरे धीरे जब भी उसको कुछ लगता है हम उसको मोबाइल दे देते हैं, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम दोषी बच्चे को ठहराते हैं। बच्चा छोड़ता नहीं है। चाहिए क्या करना? अब ये होगी समस्या। अब मैं बात करता हूँ समाधान क्या है। समाधान क्या है? चाहे किसी भी बात के समाधान पे एक ही बात है, हम उन बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। अब वो क्वालिटी टाइम क्या होगा? ना हम खुद फोन पे लगेंगे, ना बच्चे को देंगे, ना हस्बैंड वाइफ ना बच्चा। तो हम उनके साथ खेलेंगे। जब हम हस्बैंड वाइफ रात को घर पे आते हैं और बच्चे के साथ हम आपस में अच्छी अच्छी बातें अपने दिन की डिस्कस करेंगे कि मेरे साथ ये हुआ। हम लोगों के जब चेहरों पे खुशियां होंगी तो बच्चा हमारे अंदर इन्वॉल्व होगा। जो वो वीडियो में खुशी देख रहा था, दूसरों को देख करके उसको मिल रही थी, तो वो अपने आप उनके साथ खेलेंगे ना। जब हम क्वालिटी टाइम, जैसे इरिटेट हो गया, वो गिरेगा भी, उसको चोट भी लगेगी, उसको धूप का भी एहसास होगा, उसको बारिश का भी, उसको गर्मी का भी, तो वो रफ एंड टफ हो जाएगा और वो सब चीज़ों से आदी हो जाएगा। तो इतना साधारण सा निदान है, परंतु कमी कहाँ है? बच्चे में नहीं है कमी। हम लोग बच्चों को टाइम ही नहीं देते, जो टाइम हम कर सकते हैं सब चीज़ें। अब फास्ट फूड की बात है, ज़रूर बताएं। मैं अपना एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे बिटिया है, कज़न है, वो मेरे घर जब छुट्टियों में आती है तो उसकी 2 बेटियां हैं बहुत प्यारी प्यारी सी। तो उनको लेकर के जब वो आती हैं, तो जब वो बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट भी करते हैं ना, तो वो ये बताया जाता है उनको, ये आमंड खाने से, वो आपस में डिस्कस करते हैं। मैं देखता हूँ, मुझे कितना अच्छा लगता होगा। ये आमंड खाने से ये होता है, इसमें ये न्यूट्रिशन है, इसमें ये न्यूट्रिशन है। छोटे छोटे बच्चे जब ये बात करते हैं कि भाई ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, तो उनको ये भी बात पता चल जाएगी कि फास्ट फूड खाने से क्या होता है। तो जब हम उन चीज़ों, उनके अंदर ये अवेयरनेस डाल देंगे कि बेटा ये खाना अच्छा है, तो आप, मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूं कि ऐसे बच्चे हैं आज जीवन में, और वो अकेले तो नहीं होंगे ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। स्कूल में भी ये गाइडेंस देते होंगे, पेरेंट्स भी उनको देते होंगे। तो हम भी तो उन जैसे पेरेंट्स बन सकते हैं ना, कि अपने बच्चों को ये बताएं कि इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है, इसका ये नुकसान है। तो ये सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं।
तो बेसिकली हम जो एडामेंट हो रहे हैं ना कि बेटा ये नहीं खाना, राइट। उसकी बजाय हम इस पे फोकस करें कि बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है और इसमें ये हाँ, अच्छा है। अब यस। आपकी ऑप्शन है, आप क्या खाना चाहते हो। हाँ, वो तो धीरे एक तो धीरे 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 करके, करके हाँ। बंद होगा। अच्छा, मान लिया उनको किसी चीज का टेस्ट उस चीज में आ रहा है, सपोज उसके अंदर म्यूनीज होती है, सपोज उसके अंदर कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो धीरे धीरे करके उन चीजों में लाएं और फिर स्वाद बदलते रहते हैं। अब देखिए ना, आज जो आपकी जनरेशन है उससे पहले तो फास्ट फूड नहीं खाया जाता था ना, तो इन दिनों में खाया जाने लगा है। तो उसके बाद इसका मतलब तो पहले की और दूसरी चीजें अच्छी थी, आज दूसरी हैं, कल को और दूसरी अच्छी आ जाएंगी। तो ये आप टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ये वाली चीजें ही हार्मफुल है या यही अच्छी हैं। तो धीरे धीरे जब हम उनको ये समझाएंगे कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और इससे हमें भी तो फर्क पड़ेगा, हम भी तो वो खाना शुरू करेंगे। जब न्यूट्रिशंस के हिसाब से, जब हम कैलोरीज के हिसाब से खाएंगे और डिस्पर्स करेंगे, तो निश्चित रूप से सब में सुधार आ सकता है। अच्छा, अब एक बात बताइए सर, यहीं पे एक छोटा सा दोबारा से ऑल्दो सेम ही चीज़ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, उसके कोच ने बोला आप प्रोटीन से बने हुआ सामान ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। Exactly. वो उसको मोटिवेट कर रहा है, हाँ। वो 9 साल का है, मैं भी मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। क्या करूँ, कुछ अलग, कुछ जिससे उसके ऊपर इम्पैक्ट आए। मैं उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू समझा रहा हूँ, लेकिन नहीं समझ रहा है सर। नहीं, ये राइट। ये देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में निर्माण नहीं होती है। जब धीरे धीरे चीज़ बनती है ना, आप क्या सोचते हो कि जब ये अपना ताजमहल बना था तो वो 53 सालों में, मेरे ख्याल से 22 सालों में बना था, काफी सालों में। 22 साल में बना था, 1631 से 53 में। तो कोई भी चीज़ बनती है ना, कोई भी जो एक अच्छी चीज़ जो धरोहर बनती है, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत रगड़ाई होती है, उसमें बहुत मेहनत होती है। हम अब देखिए, हम कैसे कर सकते हैं, अब आम के सीजन में आम के ही पेड़ लगेंगे ना। अब आप चाहें कि भाई अब आज फल आपने लगा दिया, आज पेड़ लगा दिया और कल से फल आने शुरू हो जाए, तो वो कल से फल नहीं आएंगे, वो 5 7 10 साल के बाद फल आने शुरू होंगे। लेकिन वो कब तक आएंगे, वो 200 साल तक। Lifetime आप नहीं होंगे, नहीं आप नहीं होंगे तब भी आएंगे। तो डिपेंड ये करता है कि आपने कौन से वाले पेड़ उगाने हैं। क्या आपको सक्सेस छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए? यदि बड़ी सक्सेस चाहिए तो निश्चित रूप से मेहनत भी बड़ी होगी, संघर्ष भी बड़ा होगा, तभी तो जीत बड़ी होगी। तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे और इतनी जल्दी विचलित हो जाएंगे कि नहीं मुझे तो प्रॉम्प्ट चाहिए, तो प्रॉम्प्ट तो एक रिक्शा वाले की है, एक उसने यहाँ बैठाया और अगले स्टेशन पे छोड़ दिया, उसके पैसे मिल गए। तो ऐसे नहीं होगा ना। जो अगर बड़ा चाहिए, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाता है तो 5 साल तक तो उसकी, आप तो सीए हैं, 5 साल तक तो उसकी योजना बनाते हैं। 5 साल के बाद केवल एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रेक इवन ही एक्सपेंसेस होते हैं। आप देखिए अंबानी ने जो लाइनें बिछाई हैं, जियो का देखो कितने साल उसने कितने साल उन्होंने काम किया है, तो उसके बाद फिर वो लेकर के आते हैं और उसके बाद से फिर अर्निंग चालू होती है। तो जो अच्छा बड़ा मुनाफा चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। अब मोदी जी ने, जब आप जानते हैं कि जब उन्होंने चाय बेची है, तो वो चाय बेचने वाला एक दिन आज ये सोचे कि मैं तो ऐसे हो जाऊंगा, तो ऐसे प्रॉम्प्ट रिजल्ट तो नहीं हो सकते है ना। उसके लिए रगड़ाई होती है, उसके लिए मेहनत होती है, उसको तपस्या करनी पड़ती है जीवन में, तब जा करके ये फूल खिलता है। और जब एक फूल खिलता है, आप जानते हैं ना कितना दर्द होता है उसको बाहर निकलने के। जब अंडा एक बाहर आता है, एक जीवन का निर्माण होता है। कैटरपिलर को यदि बाहर से तोड़ दिया जाए तो क्या वो जी पाएगा? तो जब वो अंदर से संघर्ष करके निकलता है ना, तो उसकी खुशबू से पूरे जग को महका सकता है। सर, एक मेरा दोस्त है मैंने उसके लिए क्वेश्चन पहले से ही डिसाइड कर रखा था। वो स्टॉक ट्रेडिंग बहुत करता है। जिस दिन उसको प्रॉफिट होता है ना, डेली कुछ प्रॉफिट कुछ नुकसान, मैंने उसको कई बार मना भी किया लेकिन नहीं मानता। तो जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन तो वो आसमान में होता है। जिस दिन लॉस होता है वो इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको कि वो अपने बच्चों को भी मतलब ना चाहते हुए भी डांट मारता है, वाइफ के साथ भी रिलेशन खराब करता है, अड़ोस पड़ोस में सबके साथ, इवन मेरे साथ भी रिलेशन खराब कर देता है। अब मैं उसको समझा चुका हूँ तो छोड़ दे, अब वो छोड़ नहीं रहा। अब कैसे उसको टॉलरेट किया जाए, क्योंकि उसकी वाइफ भी बहुत परेशान है, बच्चों को बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। किसी दिन तो पापा खुश, किसी दिन पापा नाराज। राइट। तो सर ऐसे बंदों को क्या गाइड करोगे? देखिए, बंदे को गाइड, राहुल जी, बंदे को गाइड केवल किसी को भी गाइड उसको करना चाहिए जो हु इज रेडी टू टेक योर कॉल। यदि आप वही ना, हम क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सामने वाला सुधर जाए। तो हमारा एंगल है, हम सामने वाले को सुधारना चाहते हैं। बट हु आर अस, मैं कौन हूं जो मैं उसको सुधारना चाहता हूं? मैं उसका फ्रेंड हो सकता हूं, बट अगर वो नहीं चाहे
तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, बुद्ध ने क्या कहा है, भगवान महावीर ने क्या कहा है, अपो दीपो भव। तो क्या होता है कि आप एनलाइटन हो सकते हैं, मैं एनलाइटन हो गया तो मैं राहुल जी को रास्ता बता सकता हूँ। राहुल जी को खुद मेहनत करनी होगी, खुद उनके अंदर जागृति होनी चाहिए, खुद समझने की। जब आपके अंदर प्यास होगी तभी तो आप एनलाइटन होंगे ना। अब कितने लोग बुद्ध बन पाए हैं? बुद्ध के पास जाने से आप बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, फिर तो आप बुद्ध ही रह सकते हैं। तो आपको बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है तो आपको तपस्या करनी है। तो जब आप जानने के लिए इच्छुक हैं, जब कोई बात आप उसके अंदर जागृति पैदा होती है, वो चाहता है कि मेरी ये बुराई है, मैं इसको कैसे निपटूं। और इतना आसान है शेयर ट्रेडिंग करके, तो मैं कहता हूं इससे तो आसान बात ही कोई नहीं है। जो आपका प्रश्न है वो बहुत आसान है। पहली बात तो हमें दूसरे को बिना चाहे ज्ञान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको शेयर ट्रेडिंग करना है ना, तो आप लॉन्ग टर्म में काम करें। लॉन्ग टर्म आप 3:30 बजे तक, ये जो हमारा ये 9 से 3:30 सवा 9 से 3:30 वाला समय है ना, इसमें इसको आप सारा दिन इसके सामने ना बैठें। तो उससे क्या होता है कि जब आप एक लॉन्ग टर्म में करेंगे ना, तो इससे बढ़िया धंधा कोई नहीं हो सकता। तो उसको केवल, जैसे मैंने बच्चे के बारे में बताया था कि हाउ टू चेंज, उसको पहले धीरे धीरे उसको आपको पॉजिटिव, यदि उसकी वाइफ है तो वो निश्चित रूप से चाहेगी, आप उसके भीतर है तो आप चाहेंगे कि मैं उसको उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो वो कैसे होगा? तो उसको पहले उसके साथ एक आत्मीयता के उसमें लाना होगा, सर्कल में लाना, सर्कमफ्रेंस में लाना होगा, और उसको ला करके फिर उसको कह सकते हैं कि यार आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करके थोड़े दिन के लिए देखिए, थोड़े दिन करके देखो, और जब उसको ऐसा लगेगा यस यार वाकई मेरा तो नुकसान नहीं हुआ। और कभी भी शेयर मार्केट ऐसा है ही नहीं कि जो आदमी जिसने लॉन्ग टर्म पे काम किया हो और वो कोई नुकसान दे पाए, तो नुकसान का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। जब आप देखो, मान लिया आपका पोर्टफोलियो में 20 शेयर है, 25 शेयर है, 50 शेयर है, 50 से ज्यादा तो नहीं होते हैं ना। तो यदि आप और कोई भी काम, कोई भी पैसे लगाता है तो थोड़ी बहुत तो स्टडी करके लगाएगा ही ना। और लगाएगा तो फिर उसके बाद जब वो एंड में जाता है, जब वो साल के एंड में देखता है, या मैं कहता हूँ हर रोज भी देख ले, तो एक कभी कभी हर, कहते हैं ना कुत्ते के भी दिन आते हैं, तो किसी हर शेयर के कोई ना कोई दिन आता है जब वो डबल मारता है। तो उस दिन अपने आप उसको कर सकते हैं। और नहीं तो आप कोई भी देख लीजिए, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि आज से 50 साल पहले जिसने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, आज वो किसी भी धंधे में इतने पैसे नहीं मिले हैं। तो निश्चित रूप से यदि सामने वाला चाहता है तो हम उसको, वो चाहता है तो हम उसको ज्ञान दे सकते हैं। वो नहीं चाहता और हम उसके वेल विशर हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हमें उसको कैसे करना चाहिए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसके साथ थोड़ा सा आत्मीयता के साथ बात करनी होगी, और उसको ये तरीका बताना होगा कि इस एक हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए ऐसा करके देखें, तो निश्चित रूप से वो बदल सकता है। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन और है, इससे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बंदा ना अपने से नीचे वाले बंदों की ना सर वैल्यू ही नहीं कर रहा है। सपोज मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वेटर को बदतमीजी से बोल रहा हूँ, उससे बेचारे से गिलास गिर गया, मेरे को, आप देख रहे हो मेरे में चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे बेचारे से पानी का गिलास गिर गया है, तो लिटरली मतलब थोड़ा गंदा तरीके से बोलना है नॉल सर। अब ऐसा फील होता है कि काश मैं अगर वो वेटर होता तो यार मेरे से कोई ऐसे बात करेगा तो मुझे कैसा लगे। मैं हर चीज़ में ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है कि यार मैं सामने वाले को अगर कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो इसकी जगह अगर मैं हूँ तो मुझे क्या इम्पैक्ट होगा। हो सकता है मैं आपका आंसर ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये क्वेरी है, फिर भी लोगों के अंदर ये कैसे जगाएगा। और लोग इतने ज़्यादा सर, मतलब रिक्शा वाला, अगर कोई चढ़ाई पे रिक्शा वाला जा रहा है, आप उसके पीछे गाड़ी लेके जा, कंटिन्यूसली हॉर्न, उस बंदे का सर रोड पे से निकलना मुश्किल कर देंगे। तो सर ऐसे बंदों के लिए कुछ बताइए सर, मुझे बड़ा हर्ट होता है जब मैं ऐसी चीज़ें होते हुए देखता हूँ। राहुल जी, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। हाँ, लेकिन क्या है, यही पहले वाले प्रश्न का बिल्कुल भाई है। हाँ, देखिए, आपको दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। क्या है, और दूसरी बात यह, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं। ओके। क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी के कारण दिखाई दे रहे हैं।
अलग से हाईलाइट हो रहे हैं। वो हाईलाइट हो रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान वहां जा रहा है। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसे, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में किसी एक बैरे की आपने बात की, तो एक बैरे से गिलास अगर गिरा गिर गया। है तो उसमें मान लिया 50 लोग बैठे हैं, तो सिर्फ एक ही आदमी बदतमीजी करेगा या 2 आदमी बदतमीजी करेंगे। बाकी 48 यानी कि 98% कितना परसेंट हो गया अब तो 99% तो आप बाकी के लोग वो ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ है? 98 सिर्फ एक लोग पे है जो वो ऐसा कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो हाईलाइट हो रहा है, इसलिए हमारा ध्यान है। परंतु आप दुखी ना हो, आप ये देखें, हमें अपना नजरिया चेंज करना है। Yes. हमें अपना नजरिया देखो, बाकी सब लोग तो ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम है ना। आप क्यों वेटर बनेंगे? ठीक बात। जब ये व्यक्ति कभी वेटर होगा या इससे बड़ा आदमी के सामने ये खड़ा होगा तो इसकी क्या हालत होगी, आप उस बात का मजा ले सकते हैं। अब सड़क की बात आपने बोली, हाँ। सड़क पे से जा रहे हैं आप, कोई आदमी हॉर्न बजाया जा रहा है, सामने एक रिक्शा वाला है, भाई साहब दिख उसको रहा है। लोडेड है, हाँ। उसके ऊपर से तन बदन से पसीना निकल रहा है, बिल्कुल। आप काइंड हार्टेड है, आपको लग रहा है यार ये है, और आपको भी उन दोनों की स्थिति में आपको एंटर नहीं करना है। बिकॉज उससे क्या होगा, आपकी आत्मा तो दुखी रही है ना। आप क्या करें, इस समय का सदुपयोग क्यों नहीं करते? आपको गाना पसंद है या सुनना पसंद है, एक बहुत सुंदर सा गाना लगाएं अपने उसमें, या हमारा कोई पॉडकास्ट ही लगा लें, तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई ज्ञान की बात मिलेगी। तो आप कहेंगे यार ये तो आज तो मजा आ गया यार, तो वो चीज से वहां से आपका ध्यान हट गया। बिकॉज आप और उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ना आप उसके बारे में बुरा सोचे, ना उसके बारे में ज्यादा। ये ठीक है कि वो व्यक्ति जाति कर रहा है, पर क्या सभी लोग ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते, वही 1% लोग हैं। तो बाकी के 99, आपने कहा कि सारे ऐसा कर रहे हैं, बहुत समाज में ऐसा कर रहे हैं। समाज में कभी ऐसा नहीं होता, समाज के केवल 1-2%। आप न्यूज की बात करें, मैं बिल्कुल इतना खुला उदाहरण देना चाहता हूं। न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है? सारा का सारा गंद परोसा जा रहा है। वो क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों पढ़ा जा रहा है? बिकॉज हम लोग वो देखना चाहते हैं। जो लोग वो देखना चाहते हैं उससे उनकी टीआरपी। मैं कहता हूँ, आज ही सुबह मेरी पार्क में से बात हुई, उसने कहा जी अखबार में ऐसी ऐसी बात थी, ऐसी ऐसी। मैंने कहा तुम्हारी उम्र 60 से ऊपर है, क्या तुमने कभी भी ज्ञान वाला कॉलम पढ़ा है? एक दिन भी एक सेंटेंस भी पढ़ा है? नहीं। तो हम जब जानना, हम पढ़ना ही वो चाहते हैं, हम देखना ही वही चाहते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं समाज जैसा है। तो आप अच्छी चीज की तरफ तो आप आंख उठा करके भी नहीं देखते। समाज के अंदर, टीवी के अंदर हर चीज साइमल्टेनियस चलती है। अखबार के अंदर एक कॉलम होता है, एडिटोरियल होता है। अखबार में एडिटोरियल के अलावा कुछ पढ़ने लायक होता ही नहीं। सिर्फ हमारा ध्यान उस एडिटोरियल को पढ़ने में होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, कितने मरे, कौन सी सरकार, किसने क्या किया, किसने क्या किया, वो सबकी उनकी दुकानें हैं, और हम उन सबके ग्राहक बन जाते हैं अनचाहे में। तो फोकस कहाँ होना चाहिए? अपने को इतना सुंदर बनाना, इतना अच्छा बनाना कि हमारे पास दूसरे के बारे में सोचने का समय ही ना हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा सर। ये नई चीज़ आज मेरे लिए बिल्कुल निकल के आई है, क्योंकि इस तरीके से शायद मैंने भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं भी अखबार जब पढ़ता हूँ तो चीज़ें तो यही दिखती हैं जो आपने बताया, और एडिटोरियल बोर्ड थोड़ा बोरिंग सा लगता है। बोरिंग लगता है। मतलब आज से मेरा नजरिया चेंज होगा। नहीं, वो लगता क्यों है बोरिंग? हाँ। क्योंकि जैसे वो बच्चों को आपने कहा ना कि वो बोरिंग लगता है और वो अट्रैक्ट करता है। हाँ। जब उसको थोड़ा सा जाएंगे ना, उसके अंदर जब एक प्यास जग जाएगी, फिर आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। अब आते हैं सर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर। आपने बताया था वुमेन्स डे पे आपने कुछ बहुत अच्छी टिप्स दी थी सर, वो हमें भी दीजिए ना सर। देखिए, रिलेशनशिप के बारे में हमने ABC सीखी थी पहले। हाँ जी। मैं समझता हूँ दैट इज सफिशिएंट। परंतु क्या होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिकल की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं, या वहाँ पे हम भूल जाते हैं, या वहाँ हमारा डिलेमा इतना तेज होता है, एंगर इतना ज़्यादा होता है कि हम ना सामने वाले की चीज़ को समझना नहीं चाहते। इससे पहले मैं उस बात पे आऊँ, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है। मैं डिसीजन की बात करना चाहूँगा कि जैसे बात आई कि भाई उस समय हमारा डिलेमा क्या होता है, तो हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए। डिसीजन लेना का एक बहुत अच्छी कला है, इट्स एन आर्ट। कैसे हम डिसीजन लें? क्या हम अपने मन को शांत करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, या शांत मन से डिसीजन ले रहे हैं? मन को शांत यानी मन की शांति के लिए, जैसे महाभारत में गांधार नरेश का पुत्र था शकुनी,
उसके उसके मन में क्या था कि मेरी बहन की शादी एक अंधे धृतराष्ट्र से हो गई और मेरे को तो इस कुरु वंश का नाश कर देना है। उसने अपनी जांग में चाकू मार लिया और पूरी उम्र तक लंगड़ाता रहा। और क्या किया उसने, कुरु वंश का नाश करने के लिए कि मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब मैं कुरु वंश का नाश कर दूंगा, तो उसके अंदर उसने पूरा दुर्योधन को ऐसे तैयार किया, सारा दिन प्लानिंग प्लॉटिंग में रहा और सारा दिन क्या हुआ, सत्यानाश करके मारा मन की शांति के लिए। अब उसका दूसरा पार्ट क्या है, भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म कारागार में हुआ, वो शांत मन से निर्णय लेते हैं। जब आप शांत मन से निर्णय लेते हैं तो युद्ध आप जीतोगे ही। और आपको और कैसे जीतोगे, मजे मजे में जीतोगे। आपको जैसे पिछली बार मैंने भगवान विष्णु का उदाहरण दिया था, whenever you are cool and calm, when the decisions are so beautiful, तो महालक्ष्मी तो अपने पास आने वाली है, शी इज बाय प्रोडक्ट। तो जब आप कूल एंड काम होंगे डिसीजन लेने के समय, जब आप डिसीजन कैसा लेंगे, जब आप शांत मन से डिसीजन, तो जब हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है तो क्या होता है उस समय, अगर हम एग्रेशन के समय वो डिसीजन लेंगे तो वो खराब होगा। और अच्छे अगर एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले को तो वो डिसीजन की भी जरूरत नहीं है। बट अनलेस जब तक अनटिल हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन चीजों को टाइम लग सकता है ना, पर फार्मूला तो 100% हिट है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। आपने जीवन में देखा होगा या देख लेना, जब आपने किसी खराब स्थिति को भी अडॉप्ट कर लिया ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप वो आपको पिंच करना बंद कर देगी। जैसे मैंने अभी कहा कि कई बार बच्चों की बात या कोई आदमी ऐसे कर रहा है तो आप अपने में मस्त हो जाएंगे, तो वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो आपका दिमाग वहां पे उस ट्रैक से हट जाएगा, राइट। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो चीज़ें खत्म हो गई। अब रिलेशनशिप की बात पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा एक मेरी वाइफ एक उसमें गई सेमिनार में, सेल्फ डेवलपमेंट के सेमिनार में गई। वो 3 दिन का सेमिनार था। उन्होंने कहा, होमवर्क दिया कि शाम को जाकर के अपने हस्बैंड से पूछना कि मैं ऐसी 5 चीज़ें कमियां मुझे बताओ जिन्हें मैं ठीक कर लूं और हमारी लाइफ बहुत सुंदर चले। उसने आके मुझसे प्रश्न पूछा कि मुझे 5 कमियां ऐसी बताओ जिनको हम ठीक करें और हमारी लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाए। मैंने कहा ठीक है, इसका आंसर मैं कल दूंगा। अब सुबह हुई, मैं सुबह सुबह उठ के और दिनों से जल्दी उठा और तैयार होके निकल गया घर से और सीधा एक फ्लावर बुके की दुकान पे पहुंच गया। और वहां से मैंने 5 फूलों का एक गुलदस्ता बनवाया, उसके साथ एक चिट्ठी लिखी कि मैंने कहा मैं तुम में 5 क्या 50 कमियां निकाल सकता हूँ, पर तुम भी तो उत्तर में मेरी 500 कमियां गिना सकती हो। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे अंदर कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वो चिट्ठी मैंने उसको दी और मैं भी फूल वाले के पीछे पीछे आ गया। फूल वाले ने उसको फ्लावर का गुलदस्ता और चिट्ठी मेरी पत्नी को दी और मैं दूर से उनको देख रहा हूँ, उसकी आंखों से झरझर करके आंसू गिर गए। तो निश्चित रूप से ये दूसरों में कमियां निकालना, तो जब हम एक उंगली किसी दूसरे की ओर करते हैं तो 3 उंगलियां तो स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आ जाती हैं। तो हम कमियां निकालने की बजाय उनको एक्सेप्ट करें ना, तुम जैसी हो, तुम जैसे हो, यू आर माइन टेढ़ा है पर मेरा है, तुम कह के तो देखिए, मजा आ जाएगा जिंदगी का। गजब होने वाला है, मेरी पर्सनल लाइफ तो इम्प्रूव होने वाली है भाई। गजब सर, गजब लाइन्स है ये, सीरियसली सर। इवन मैं ये एस्टिमेट लगा रहा हूँ अब कि अगर मुझे भी कोई बोले इस तरीके से तो यार मैं तो उस बंदे का ही हो गया ना भाई। तू बोल, तेरे को चाहिए क्या, राइट, तेरे को क्या चाहिए भाई मुझसे। दैट इज द गुड पॉइंट सर। मैं डेफिनेटली इसको अपनी लाइफ में फॉलो करने वाला हूँ और जिससे मेरी लड़ाई है ना उसके साथ तो जरूरी करने वाला हूँ कि भैया तू खुश रह भाई, और बात ठीक है, तू खुश रहेगा तो मैं अपने आप ही खुश रह लूँगा। सर अब एक जनरेशन गैप चल रहा है, 20-25 साल के जो इस टाइम के यंग पीपल हैं और जो 55-60 ईयर्स की एज के पेरेंट्स हैं, उन लोगों का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। ऑल्दो शायद मैं कहता हूँ ये पहले भी था, हमेशा से ही था, क्योंकि जनरेशन गैप तो हमेशा से ही रहेगा, लेकिन उससे पहले बच्चे थोड़े एडजस्टेबल ज़्यादा थे। आजकल के बच्चे थोड़े रिजिड ज़्यादा हैं, वो थोड़ा सा ये एस्पिरेशंस बहुत हाई रखते हैं। पहले क्या था, मार पिटाई करके बच्चा सेट कर दिया जाता था। आज मार पिटाई नहीं होती, स्कूल में भी नहीं होती, स्कूल में भी कोई रगड़ाई नहीं होती और घर पे भी नहीं होती। अगर कहीं पे होती भी है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट पहले हो जाती है कि भैया मेरे साथ मार पिटाई हुई है एंड ऑल। तो भाई अब आज के पेरेंट्स जिनके बच्चे 20-25 साल के हैं, हल्की सी भी लड़ाई हो जाती है, या तो पेरेंट्स खाना नहीं खा रहे या बच्चे खाना नहीं खा रहे, या खा रहे हैं तो मुंह ऐसे लटका हुआ है, एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं। तो सर इसको कैसे मैनेज करें एज ए पेरेंट और एज ए बच्चा? मैं तो दोनों का ही एंगल लेके चल रहा हूँ। राइट,
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आज की मतलब बर्निंग क्वेश्चन है और समय की मांग है। हो क्या रहा है कि यदि आप भारत की, इंडिया की और बाहर की बात करें ना, तो हमारे यहाँ एक संस्कृति या एक ऐसा वर्ड ऐसा था या संस्कार की बात हम लोग करते थे कि हमारे ये संस्कार ऐसे नहीं हैं, परंतु हमारे यहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ भी थी जिन्होंने हमने छोड़ा है। जैसे बाल विवाह थी, सती प्रथा थी, उन चीज़ों को हमने छोड़ा भी है, मानते हैं ना। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आज हम लोग बाहर से, वेस्ट से पर्टिकुलरली प्रभावित बहुत है, फॉरेन से प्रभावित तो बहुत है। हम कुछ चीज़ें तो उनकी अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनका वैभव तो चाहते हैं, परंतु हम फिर संस्कारों की भी बात करते हैं। हम वहाँ उस द्वंद्व में आकर के फंस जाते हैं। क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना बहुत तरक्की भी करे, शुरू से तो हम उसको उस तरीके उससे उस समय डिलेमा में लेकर पालते हैं, पोसते हैं कि ये बस मेरा है। पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, केयर इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, जिसने जो कर लिया जो ठीक है, जो नहीं करा सो ठीक है, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ठीक है, और एक टीचर की जिम्मेदारी होती थी कि तू पढ़ा भाई, मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है। आज क्या है, एक ही बच्चा है तो वो पूरा पूरा फोकस सारा दिन उसी बच्चे पे रहता है, कैसे खा रहा है, कैसे बैठना, क्या एटिकेट्स हैं, क्या नहीं है। तो जब वो बच्चा अपन देखो, पूरे मैंने पहले भी कहा कि 800 करोड़ लोग इस धरती पे हैं, किसी के भी विचार नहीं मिलते, तो क्या हस्बैंड वाइफ के विचार मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो बच्चों के साथ कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। तो बच्चों के साथ जब विचार नहीं मिलते, तो बच्चों को क्या फ्रीडम नहीं है अपनी बात करने की? बच्चों को क्या अपना अधिकार नहीं है वो बात समझने का? तो निश्चित रूप से बच्चों की बात को समझना पेरेंट्स का दायित्व है, क्योंकि बच्चे तो आफ्टर ऑल बच्चे हैं ना। आपके हमारे अंदर क्या होता है कि नहीं, हमने तेरे को पाला है, हमारे भाई नहीं पालते तो क्या करते? सभी पलते ही हैं, लेकिन हम पेरेंट्स के अंदर एक एक बड़ा अहंकार का भाव रहता है कि नहीं, हमने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, हमने तुझे पता नहीं कैसे। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कैसे पाला था। दे वर नॉट सो, मतलब इतने वो, उनके पास वैभव नहीं था जितना तुम्हारे पास था। उन्होंने मजदूरियां करी हैं तो तुम आए हो, तुमने थोड़ा सा और उसको एनहेंस किया, थोड़ी सी उन्होंने नॉलेज दी, तो आपने हमें पाला और बड़ा किया। मैं इस रिवोल्ट के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपने बड़ों को समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं, इसको कृपया अन्यथा ना लिया जाए। तो क्या है कि बच्चों, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ये समझना पड़ेगा, जब हमने बच्चों को एनवायरमेंट वो दिया है, तो बच्चे उसी का, तो देखो, जो हम उसके अंदर बो रहे हैं, निकलेगा तो वही तो उगेगा फल तो वही। आएगा। तो हमने बच्चों को वो एनवायरनमेंट दिया, तो फिर उसको उस हिसाब से। फॉरेन में क्या है, जब आप बच्चा 14-15 साल का होता है, तब तक वो पेरेंट्स के साथ रहता है। उसके बाद उसको पूरी आज़ादी दे दी जाती है कि जाओ और अपना फील्ड चुनो, और जो सरकारें फिर उसको सपोर्ट कर देती हैं। यहाँ पेरेंट्स को, जब हम फॉरेन की बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उन जैसा होना चाहते हैं, तो हमें उन संस्कारों की या उन बातों को कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या करेगा, ये क्या करेगा, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग, तो इन चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा ना। जब हम बच्चे, कोई आपकी किसी दुख सुख के अंदर कोई खड़ा हो ना, आपको आवश्यकता है, इफ़ यू कैन डू योर सेल्फ, यदि आप अपने आप से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, आपके बच्चे मैनेज कर सकते हैं, तो लेट उनको भी अपनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, वो करें। और बच्चों के को भी ये चाहिए कि हमारे पेरेंट्स के ने पता नहीं किस तरह से हम लोगों को यहाँ तक लेकर के आए हैं, उनका रिस्पेक्ट के साथ यदि वो काम करा जाए, कोई बात समझाई जाए, अपनी बात है तो क्योंकि उस एनवायरनमेंट में पले हैं, क्योंकि आपको भी ना सुनने की आदत नहीं है। आपने एक खिलौना कहा, पिताजी ने, मम्मी पापा ने फट से वो खिलौना ला करके दिया, वेदर दे कैन अफोर्ड और नोट, बट आपको दिया है। परंतु हम क्या कर सकते हैं कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है, ना ही बड़ों को आदत है एक दूसरे के विचारों के साथ समझौता करने की आदत नहीं है। जब तक वो हम साथ एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे, तो उस परिवार का मतलब क्या है? तो मतलब तो यही है कि हम, ठीक है, मैंने निर्णय की बात कही, तो हम उस समय कोई ये निर्णय भी ना लें कि भाई मैं तेरे से दूर हूं, या मैं खाना अलग खाऊंगा, या वो करूंगा। उस समय भी उस निर्णय को थोड़ी देर के लिए टाल दें। जो डिसीजन आप उस समय लेते हैं, दुखी होकर के, परेशान होकर के, तनाव के समय या क्रोधित होने के समय, जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप एक बार के लिए टाल दें। आधे घंटे के लिए सिर्फ टालने से, जैसे वो वाइब्स आपकी एकदम से कूल एंड काम हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से आपको समझ आएगा कि द अदर पर्सन व्यू इज ऑल्सो, पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो मे बी राइट। तो यहाँ पे सर एक और क्वेश्चन ये है कि बाप ये कहता है कि यार तू मेरा बेटा या मैं तेरा बेटा हूँ, तो तू मेरे को, मतलब मैं तेरी बात एक्सेप्ट करूँ, कहीं ना कहीं उल्टा ले जाते हैं सर। देखिए, कोई भी बाप, कोई भी दादा,
कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि भाई ये हमारी परसेप्शन है ना। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन ना, बिल्कुल। नॉट चिल्ड्रन। Children. कि भाई एज ए, जब मैं तेरा बाप हूँ ये बात कहता हूँ, तो यदि मेरे बेटे को मेरे से ज्यादा नॉलेज है तो आई शुड बी प्राउड ऑफ इट ना। भाई ये बात तो मेरे बच्चे के, मेरे लिए है ना, कि मेरा बेटा जो कल तक मेरे नाम से जाना जाता था, आज मैं उसके नाम से जाना जाऊं, ये कौन बाप नहीं चाहेगा। परंतु वो स्थिति उस समय ऐसी होती है जब आप गुस्से में होते हैं, पर वो बात समझ में आ जाती है जब बच्चा तरक्की कर रहा होता है। शुरू में देखिए ये झोल तो आपको सहना ही पड़ेगा, ये परेशानियां, ये चीजें, इससे निकल करके तो खूब फूल खिलेगा। सबसे पहले द्वंद्व तो घर से शुरू होगा ना। जब घर में बच्चे को विरोध करना, आपने जब बचपन में, चाइल्डहुड में तो उसकी किसी बात को मना ही नहीं किया, आपने खिलौना मांगा, आपने कहा सब, आपने उसको धूप में नहीं जाने दिया, खांसी नहीं होने दी, कुछ होने नहीं दिया। अब आप उसको कह रहे हैं कि ये तू ये करना, वो ये करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, आप उसको थोप देते हैं, नहीं तुझे करना, बाप मैं हूं या तू है। अरे भाई बाप तो तू ही है, बाप तो तू ही है, पर मेरे अंदर भी तो कुछ, मेरे को भी तो तुमने पढ़ाया है, जो तुमने पढ़ा वो मुझे नहीं पढ़ाया, मुझे कुछ और पढ़ाया है। तो जो मैंने पढ़ाया है उसका ज्ञान मेरे से अगर शेयर तो कर लो, तो जब वो बात वो बच्चा हंसी में समझाने के लायक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से, जैसे उसका पहला, ये समझ लीजिए, इसको लड़ाई ना कहें, इसको ये कहें कि पहले मेरा ये परीक्षा है तो मैं पहले अपने पेरेंट्स को हैंडल करूंगा, तभी तो मैं समाज के लोगों को जाकर के हैंडल कर पाऊंगा ना। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। जब मैं क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करूंगा जब मैं अपने पेरेंट्स को नहीं कर पा रहा। तो इसको ऐसे लिया जा सकता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेरेंट्स को तो खुद को ये समझना पड़ेगा कि मेरा बेटा आज तक जो मेरे नाम से जाना जाता था, कल से ऐसा होना चाहिए कि मेरे को ये कहीं ये फलाने का बाप है। सर, इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर सर मैं जरूर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे कि अब आप इसमें कैसे हैप्पीनेस देखोगे। ऐसे लड़ाइयाँ छिड़ गई थी इंडिया और पाकिस्तान की, वो बहुत बढ़िया है कि रुक गई, राइट, बहुत अच्छी बात है। हर कंट्री, कोई कंट्री नहीं चाहती कि लड़ाइयाँ हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि हमें वॉर में जाना पड़ा। अच्छा है रुक गया। तो सर इसमें क्या पॉजिटिव और क्या हैप्पीनेस देख सकते हैं आप? ये आपने ना बहुत ही मतलब एकदम से दिल को छू लेने वाली बात कही है, और इतनी समझदारी की बात आपने करी है कि मैं रियली, मेरे आपके पॉडकास्ट का ही असर है सर, नहीं तो मैं तो नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछता था। नहीं, ये क्या है कि ना, बेसिकली ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध था ही नहीं, ये युद्ध था ट्रंप का और चाइना का। देखिए आप जानते हैं, आप तो सीए हैं, ट्रंप जो है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उसने आते ही टैरिफ वार शुरू किया, और टैरिफ वार शुरू होने से का सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा टैरिफ भी लगाया चाइना पे। और आज आप जानते हैं सुपर पावर है चाइना बिजनेस के मामले में, उसका कोई सानी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला था चाइना को। चाइना के जो लोग थे, जो व्यापारी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया था कि भाई अब हमारा क्या होगा, ये सारा इंडस्ट्री भारत को इंडिया में शिफ्ट होने वाली है। और इंडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिखता है, या पॉपुलेशन भी, क्योंकि पहले चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो इस वजह से वहाँ पे चीज़ों को अरेंज करना बहुत आसान था। अब हिंदुस्तान में कंजम्पशन भी है और पॉपुलेशन भी है, और मतलब वो और स्थितियां भी उसी तरफ है। भारत आज चौथी इकोनॉमिक पावर बन चुका है, जापान को पीछे छोड़ के, ये वी कैन प्राउड ऑफ इट। तो क्या हुआ है कि भाई, तो अब इस बात से चाइना को दस्त लगना स्वाभाविक था। अब चाइना खुद व्यापारी आदमी कभी नहीं लड़ता, वो रहता है कि मैं ना मजे लूं दूर से, मेरा काम धंधा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसने अपने कुत्ते को लगाया, उसने उकसा दिया और उसको लगा दिया कि भाई मैं ना यहाँ इसको डिस्टर्ब कर दूं। इंडिया को डिस्टर्ब करने से क्या होगा कि लोगों की एक मेंटेलिटी बदल जाएगी FIIs की, कि भाई यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिस्टर्ब है। तो ये डिस्टर्ब होने से इनको मैं डिस्टर्ब कर दूं। अब डिस्टर्ब उसने तो कर दिया, परंतु उसकी इतनी औकात नहीं थी, चाहे वो उससे भी IMF से भी पैसे ले आया। F-16 को तो मैं ये कहता हूँ ये पेंसिलें हैं भाई, ये पेंसिलें हैं। और हमारे तो भाई साहब वो क्या कहते हैं कि जब महाभारत की दोबारा से मैं प्रसंग यहाँ पे ले आता हूँ, जब
शिशुपाल की माँ को ना भगवान कृष्ण ने एक वचन दिया था। हम्म। उसने जब गाली दी तो उसने उसकी माँ ने कहा यार इसको कृष्ण जी तुम ना छोड़ इसको छोड़ दो, तुम इसको मारना मत। तो उसने कहा ठीक है बुआ, मैं इसकी ना 100 गलतियां माफ करता करता हूँ। हूँ। तो जब उसकी 100 गलतियां माफ करी तब उसने सुदर्शन चक्र। यहाँ मोदी जी ने किसी की माँ को वचन दिया है क्या? हाँ। मोदी जी ने जो सुदर्शन चक्र जो सुदर्शन वो 16-17 पेंसिलें बनाएगा और फेंकेगा और हम सुदर्शन चक्र ना चलाएंगे। तो भाई साहब ये अपोजिशन के लोग, जैसे आपने कहा, बहुत समझदारी की बात थी ये कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, कुछ कोई देश नहीं चाहता, परंतु बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं जो क्या है, पॉलिटिक्स एक लाइन में समझा देता हूं। पॉलिटिक्स क्या है? पावर की, कुर्सी की लड़ाई है। मैं सही काम कर रहा हूं और आप अपोजिशन में हैं, आप ये चाहते हैं आप मेरी बात को सही बोलेंगे तो हाउ यू विल गेट माई चेयर। तो आपको मेरी बात को गलत करना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। ऑल्दो आपका अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं मैं होता तो इससे हो सकता है ये भी नहीं कर पाता, बट आपको ये बात कहनी पड़ेगी। तो वही बातें सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू जब वो बातें निकल करके आती हैं कि युद्ध होना चाहिए था, अरे भाई तुम्हारा किसी का एक बेटा भी, किसी पॉलिटिशियन का किसी का एक बेटा भी किसी सरहद पे जाकर के दिखा दे, और जो मरते हैं ना उसमें वहां पे कौन लोग मरते हैं? वहां पे साधारण लोग मरते हैं। तो आपको युद्ध का पता नहीं है, जो आज भी कहते हैं कि मोदी ने घुटने टेक दिए, ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। भैया तुम अपने बच्चों को कहीं खड़ा धूप में तो खड़ा करके दिखा दो, सरहद की बातें छोड़ो, तुम अपने बच्चों को बर्फ के अंदर जा करके भेज के तो दिखाओ। एक बात रोकूंगा सर, मेरा बेटा बोल रहा था मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है और मैंने उसको सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने बोला खबरदार मैं बनने नहीं दूंगी। राइट। क्यों? क्योंकि डर लगता है। तो भैया क्या डिसिप्लिन होता है, बट लेट वो उनका अपना डिसीजन है। पर मैं ये समझता हूँ कि हमें बच्चों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। पेरेंट्स का भी हक होता है, इसमें मैं नहीं कहता। कई बार अबोध रूप से, या कई बार क्या होता है ना, हम डिसीजन बच्चा वो क्या देख करके भावनाओं में बह करके कर रहा है या खुद उसके अंदर से कोई बात निकल के है। चाहे भावनाओं से किया हो, चाहे देशभक्ति के लिए किया हो, फील तो है ना देश के लिए। और देखो एक और बात देखो सर, कितनी सारी माओं के बच्चे तो वहां खड़े ही हैं। राइट। उनका सोचो, और जिनकी जंग में लड़ाई में कुछ भी XYZ हो गया, जिनके साथ किसी का हाथ डिस्ट्रॉय हुआ, किसी का पैर डिस्ट्रॉय हुआ, किसी को कुछ और डिस्ट्रॉय हुआ, तो सर जिंदगी तो चेंज हो ही जाती है ना पूरी फैमिली की। एग्जैक्टली। वो वॉर तो शायद 20-25 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, उस फैमिली की वॉर तो जिंदगी भर के लिए बच गई ना। तो देखिए ये बात क्या है, ये ना मेंटेलिटी की बात करते हैं। हम ये डिसीजन की बात करते हैं। ये डिसीजन के कैसे और कब, मोदी जी का डिसीजन कितना कामनेस के साथ था। बिल्कुल। और जो लोग उकसा रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो भाई तुम्हारे अंदर खाने के लिए रोटी नहीं बचनी थी, और हो सकता है तुम्हारे घर के ऊपर ही बम गिर जाता। भाई साहब हिरोशिमा और नागासाकी आज से कितने सालों बाद हैं, आज तक पुश्तैनें उनकी ऐसी खराब पैदा होती हैं। तो ये जो लोग, जो तुम अपोजिशन में बैठ करके जो इतनी घटिया सोच रखते हो ना, तो तुम लोग सुधर जाओ भाई, ये बात ठीक नहीं है। तो किसी का, तुम अपने बच्चों को वहां जंग में भेज करके देखो, तब आप कहना कि भाई जंग होनी चाहिए, तब नहीं कह पाओगे। तो ये एक समझदारी का निर्णय, शांतिपूर्ण। भगवान कृष्ण ने कभी ये नहीं चाहा था महाभारत हो, परंतु वो द्रौपदी हर बार ये बोलती थी कि भाई मेरे खुले हुए बालों का क्या होगा, दुर्योधन की जंघा का क्या होगा। लेकिन जब उसके बच्चों की मृत्यु हुई ना, तब उसे लुटने पिटने का एहसास हुआ। उससे पहले जो लाखों लोग मर गए ना, उसे ये नहीं एहसास हुआ कि लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ की सेनाओं के लोग जो इतने मरे। परंतु जब उसके बच्चे मरे, तब उसे ये लगा ये मैंने क्या कर दिया। तो निश्चित रूप से जो लोग युद्ध की बात करते हैं ना, तो मैं उनके सामने बड़ी शालीनता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध तो फिर भी बातों से ही हल होने हैं। तो पहले ही कूल एंड काम होकर के बातें कर लो। तुम्हें अगर गद्दियां चाहिए तो तुम वैसे काम करो ना, और किसी विषय पर लेकर के आओ, तुम लड़ाइयां करके, या अपने बच्चों को वहां भेजो। फिर हम समझते हैं कि भाई यू आर राइट, भेजो 10-5 बच्चों को अपने, जो भी अपोजिशन में जो ये कहते हैं युद्ध होना चाहिए, अपने बच्चों को भेजो, लेट अस सी, फिर हम देखते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि भाई युद्ध के बारे में तो बेसिकली ये चाइना और उसकी वार थी, और वो जो ट्रंप ने वो सारा गेम बड़ी अच्छी से प्लान किया, और वो टैरिफ भी हटा दिया, और अब सब सारा मेरे ख्याल से बाजार एक दिन में 3000 पॉइंट उठा भी था, और अब हर रोज नए सक्सेस के नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो वो एक
गेम प्लान था और होना भी है, होता भी है। अब आप एक बात समझो सर, इतनी सी लड़ाई में भी कुछ फैमिलीज तो डिस्ट्रॉय हुई हैं, चाहे पाकिस्तान की बहुत हुई हैं। हुई है। मैं तो ये नहीं मानता खाली इंडिया की डिस्ट्रॉय होंगी, अब पाकिस्तान की हमसे शायद ज्यादा डिस्ट्रॉय हुई होगी। फर्क तो पड़ता है ना सर, उस फैमिली की तो लाइफ चेंज नॉट ओनली कि अरे पूरी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, उस फैमिली को तो पड़ता ही है निश्चित रूप से, उनके परिवारों को, उनको देख करके दूसरे लोग, जैसे आपने कहा मेरा बेटा जाना चाहता था, तो कैसे कोई माँ अपने बच्चे को भेजेगी? तो ये सब चीजों को उन लोगों को एहसास नहीं है राहुल जी। तो उन लोगों को ये समझना होगा कि हम किस विषय में, कम से कम इस विषय पे तो हम अपनी बात को राजनीति में ना लाएं, राजनीति में ना लाएं। तो युद्ध की बात को हमें, मैं ये समझता हूँ, बड़े एक जैसे हम सेंसिटिव मुद्दा, हाँ, सेंसिटिव मुद्दे के हिसाब से ही देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे अंत तक पॉडकास्ट देखने के लिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नरेश बंसल सर का भी एक चैनल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और सर का कंटेंट सीरियसली लाइफ चेंजिंग कंटेंट है ना, वो है। और शायद ऐसी चीज़ें ना आपको कोई नहीं सिखाएगा जो नरेश बंसल जी। मुझे तो मैं तो जो पिछला पॉडकास्ट लिया था, मुझे तब सर के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन आई वॉज सुपर एक्साइटेड टुडे, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी और अब भी, कि भैया लाइफ जीने का नज़रिया अपना चेंज करो, आपके साथ सब अच्छा होगा। एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, पिछले पॉडकास्ट से जो मैंने सीखा, पिछले पॉडकास्ट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, आप पिछला पॉडकास्ट भी ज़रूर देखना। अगर आप किसी बंदे से अपना कुछ काम करवाना चाहते हो ना, तो पहले वो काम करो जो वो बंदा आपसे करवाना चाहता है, फिर जो आप कहोगे ना वो बंदा वो भी करेगा। और मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है और मेरे साथ ये एक्चुअल में हुआ है। मैं पब्लिकली बता नहीं सकता वो बंदा कौन है, नहीं तो वो पकड़ के मुझे मारेगा, लेकिन लिटरली ऐसा हुआ है। तो करके तो देखो, क्योंकि करने से ही होगा। ठीक है दोस्तों, रामदेव भी यही कहते हैं कि करने से ही होता है। तो ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कोई क्वेरी ज़रूर डालिए। हम नरेश बंसल सर को दोबारा इनवाइट करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।